तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस खानदान की जिसका एक समय में पूरी मुंबई में सिक्का चलता था, लेकिन 1987 चलते चलते जब वो गैंग कमज़ोर होने लगा और एक तरीके से समझो ख़त्म होने की कागार पर था, तो कैसे गैंग के मेंबर्स की आपस में लड़ाइयाँ शुरू होती। वो लोग जो एक ज़माने में पठान गैंग के साथ जुड़े हुए थे, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक पठान लीडर करीम लाला के पांव हाथ लगाते थे। उनके सामने नज़रें उठा के देखते नहीं थे, उनके सामने कुर्सी पे बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही 1987 में दाऊद का और करीम लाला का समझौता होता है कि आगे से हम आपस में कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारी दुश्मनियाँ ख़त्म, हम इस काम से भी एकदम साइड में रहेंगे। वैसे भी करीम लाला का अपना कुछ किस्म का गैंग नहीं था जो फरौती मांगता हो, या प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा करता हो, या इस किस्म के छोटे मोटे काम। उनका अपना दारू का जुए के अड्डे थे, वो बहुत सालों से चल रहे थे। उनमें से कुछ आज भी चल रहे हैं और कुछ बंद हो गए। अब देखिए, करीम लाला का जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, वो एपिसोड हमने बनाया था। उसका नाम था माधो भाई ठक्कर। वो बहुत बड़ा पुलिस का खबरी भी था, उसको माधो खबरी भी कहते थे। और इतना पावरफुल आदमी था एक ज़माने में कि उसके पूछे बिना पठान गैंग में कुछ होता नहीं था। कोई मेंबर पकड़ा गया तो माधो भाई छुड़ाएगा, किसी जमानत करवानी है तो माधो भाई करवाएगा, पुलिस में कुछ सेटिंग करनी है तो माधो भाई करवाएगा। एक तरीके से जो करीम लाला ख़ानदान था वो अपने आप को डायरेक्ट पुलिस के टच में नहीं रखते थे। उनके बिहाफ पे जो काम होता था सारा माधो भाई ठक्कर करता था, और उसके साथ साथ वो क्राइम ब्रांच का और मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों का खबरी भी था। दूसरे गैंग की खबर भी पुलिस को देता था। वांटेड एक्यूज जो होते थे बड़े बड़े केसेस में, उनको ढूंढने और पकड़वाने में पुलिस की मदद करता था। वो एक तरीके से जिसको हम कहते हैं वो पुलिस का और करीम लाला गैंग का प्रोटोकॉल ऑफिसर था। दोनों के आपस में रिश्ते बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका माधो भाई की थी। लेकिन ये समझौता होने के बाद जब करीम लाला सेमी रिटायरमेंट लाइफ में थे, पूरी तरह रिटायर नहीं थे लेकिन सेमी रिटायरमेंट लाइफ, तो माधो भाई को कहीं लगा कि एक के करके अभी जो करीम लाला के पुराने जो करीबियों के धंधे चलते हैं, बड़े बड़े बड़ी आमदन वाले धंधे हैं, उनको काबू किया जाए। क्योंकि करीम लाला ने अपना पूरा कारोबार जो था, जो लोग चला रहे थे धंधे, सबको सौंप दिया था कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चलाइए, आप कमाइए, आप खाइए, अपना आप मैनेज कीजिए। उनमें से काफ़ी सारे लोग जिनका डायरेक्ट कोई पुलिस से टच नहीं था, उन लोगों ने अपने धंधे माधो भाई के हवाले कर दिए थे। और दूसरा शख्स माधो भाई के साथ जो इस काम में जुड़ा, उसका नाम था आज़ाद पठान। आज़ाद पठान का नाम आप सबने सुना हुआ है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी फिगर रहा है। मुंबई ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व था, पकड़ा भी गया, बाद में जेल में मर भी गया। आज़ाद पठान जो एक ज़माने में करीम लाला के जो जेल रोड जो है वहाँ डोगरी के में जो ऑफिस था, उसमें बाकी लड़कों के साथ आज़ाद पठान भी काम किया करता। बहुत छोटे लेवल पे काम करता था, बच्चा था तभी, बाद में बड़ा हुआ तो बड़े बड़े काम करने लग गया। लेकिन उस ज़माने में जब समद खान और उसके साथी अमीरज़ादा आलमगीर जब पूरे ज़ोर शोर में थे, तो आज़ाद पठान की इतनी नहीं चलती थी। उनके मरने के बाद, उनके डाउन होने के बाद आज़ाद पठान ने बहुत तेज़ी से राइज किया और करीम लाला को छोड़ के दाऊद का करीबी बन गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हुआ कि दाऊद से भी अलग हो गया और बहुत लोनली किस्म की उसको डेथ मिली। कुछ बहुत सारी मेंटल परेशानियां थी।
कुछ घर की, कुछ बिजनेस की, कुछ पैसे की, कुछ आमदन की। बाकी जो जेल काट रहा था बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई के चक्कर में, वो ठेस उसको दिल को लगी और उससे वो संभल नहीं सका और एक दिन मर गया। खैर, तो यही आज़ाद पठान और माधव भाई बल्कि इन्होंने एक टारगेट चुना कि अगला निशाना हमारा होगा ईदू लाला और उसका भाई लल्लू लाला। अब ये ईदू और लल्लू कौन है, ये आप सुन के हैरान हो जाओगे। ये दोनों करीम लाला के सगे साला हैं। उस जमाने में सगे साला थे दोनों। ईदू लाला की डेथ चुकी है और लल्लू आज भी जिंदा है। अब करीम लाला का साला होना उस ज़माने में अपने आप में बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड में डिग्री गिनी जाती थी। उनसे पंगा लेने का मतलब था करीम लाला से सीधा पंगा लेना। लेकिन इन दोनों को शायद ये लगा कि आज के दिन में शायद करीम लाला हमारे काम में दखल नहीं देगा, क्योंकि उसने रिटायरमेंट ले ली है, उनके पास आदमी नहीं है, लड़के लोग नहीं हैं, छोकरे नहीं हैं, जो उसके थे हम थे। अब हमारे बिना करीम लाला हमारा क्या नुकसान कर लेगा। देखिए कितनी बड़ी एक क्राइम की दुनिया में रिश्ते कैसे बदलते, पैसे के लिए, अपना फ्यूचर देखने के लिए दूसरे के दुश्मनी भी मोल ले लेते। और ये दोनों जो एक ज़माने में करीम लाला के खास थे, खास और खास, इन दोनों ने ईदू लाला का वो अड्डा, दारू का अड्डा, जुए का अड्डा, जो मस्जिद बंदर स्टेशन के पास एक डांबर गली है, वहाँ पे इसका ऑफिस हो कम जुए का अड्डा, दारू का अड्डा चलता था। बहुत बड़ा धंधा था, बहुत बड़ी गिनती में वहाँ क्लाइंटेल थी, अच्छे खासे पैसे वहाँ से आते थे। उनको ये भी पता था कि ईदू लाला की नेचर ऐसी है कि अगर हम उसको तंग भी करेंगे तो वो हमारी शिकायत लेके करीम लाला के पास नहीं जाएगा। वो बहुत खुददार किस्म का लड़का था ईदू लाला। अपने मसले खुद सुलझाने में यकीन रखता था। किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। करीम लाला का साला होने के साथ साथ, समद खान का मामा होने के साथ भी वो कभी इस किस्म के अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ा। वो अपना पुलिस को हफ्ता वफ्ता दे के जो धंधा था वो चला रहा था इतने सालों से, और भी बहुत से लोग चला रहे थे, पूरी मुंबई में चलता था। ईदू लाला और उसका भाई लल्लू लाला, ये दोनों चलाते थे वो धंधा। अब इन लोगों ने डायरेक्ट तो ईदू लाला को बोल नहीं सकते थे कि अपना धंधा हमें दे दे, उसको तंग करना शुरू किया। मुंबई में एक इस किस्म के लोग मिल जाते हैं जो थोड़े से पैसों में, जिनको हम न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं, किसी को तंग करना हो तो हर 2-4 दिन में 2-4 आदमी भेज दो, गाली गलौज करके आओ, 2-4 पुलिस में एनसी नॉन कॉग्नाइजेबल जो क्लॉजेस पे उनकी रिपोर्ट लगा दी जाए। तो इस तरह से तंग करने का एक तरीका होता है। इन लोगों ने भी ऐसे ही किया और उसके लिए चुना 2 यंग लड़कों को, एक 22 साल का, एक 24 साल का लड़का। दोनों भाई थे, सगे भाई, वो भी डोगरी के पठान थे। अब देखिए उनको अच्छा भला पता था कि ईदू लाला करीम लाला का साला है, लेकिन आज़ाद पठान और माधव भाई के कहने पे उन लोगों ने ये ठेका ले लिया कि हम ईदू लाला और लल्लू लाला को तंग करेंगे। तो ये दोनों शख्स, एक का नाम था इलियास, दूसरे भाई का नाम था इसाक, ये हर 2-4 दिन के बाद जाके तोड़ फोड़ करना, छोटा मोटा उसके वर्करों से मारा मारी करनी, गाली गलौज करना, गिलास तोड़ दिया, प्लेट उठा के फेंक दिया, इस किस्म के कारनामे करते थे। और ईदू लाला की आदत थी, वो पूरा समय अपने धंधे पे नहीं बैठता था। अब कहीं बाहर चले जाना, फिर 2 घंटे के बाद आ जाना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, तो इस तरीके का उसका कार्यक्रम था। तो इन लोगों ने 5-6 बार ऐसी हरकतें कर दी। ईदू लाला ने बच्चे समझ के इनको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि आते हैं लड़ाई होती होगी। बहुत से बच्चों की आदत होती है छोटी सी बात पे झगड़ा करना, लेकिन बहुत दलेर पठान था वो। जब
6-7 बार ऐसा हो गया तो उसने सोचा अब इसका जवाब देना पड़ेगा। एक दिन उसको मालूम पड़ा कि अभी वो लोग आ रहे हैं दोनों, और उनके साथ 2-3 लोग पीछे और भी आ रहे थे जो शायद उनके साथ नहीं थे, लेकिन ईदुल आला के बंदों ने खबर दी कि वो लोग आ रहे हैं। तो इसने भी अपने जो 8-10 लड़के जो क्लब को अड्डे को संभालते थे, आजकल जिनको हम बाउंसर वगैरह कह देते हैं, उस ज़माने में इसके लड़के अलग-अलग बैठा के रखे होते थे। कहीं किसका लड़ाई झगड़ा हो तो वहीं पे कंट्रोल कर दो, बढ़ने मत दो, उनको तैयारी में करके रख लिया। उस ज़माना था चॉपर, तलवार, कोयता, चाकू, छुरी, इस किस्म की बंदूक चलाने से लोग परहेज करते थे। फायर आर्म जो है उसको इस्तेमाल करने से, क्योंकि उससे ऑफेंसेस सीरियस हो जाती हैं और उससे एक बहुत बड़ा दाग भी आपके साथ जुड़ जाता है। तो जिस किस्म के नॉर्मली हथियार वो अपने अड्डे पर रखते थे, उनको उन्होंने तैयारी करके अपने लड़कों को तैयार करके रख लिया। अब देखिए, इस घटना के पहले ईदुल आला के ऊपर कोई मारामारी का केस नहीं था, कोई किसी की शिकायत नहीं थी, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन उस दिन हो गया। जब ये दोनों लोग आते हैं, मारामारी शुरू करते हैं, 2-3 वर्कर को मारा। उसके बाद ईदुल आला उसके भाई और लड़कों ने मिल के इन दोनों को मार दिया। कोयता होता है जो चॉपर जिसको कहते हैं हम लोग, उससे वार करके, को तलवार के बार, चाकू छुरी भी लगी, ये दोनों को मार देते हैं और इनकी लाश उठा के बाहर रोड पे रख देते। मरने के पहले उनसे पूछा जाता है कि तुम ये हरकतें किसके कहने पे करते थे। उनमें से एक ने बता दिया कि हमें माधव भाई और आजाद पठान ने भेजा। अब देखिए, ईदुल आला जिसके हाथों पे, कपड़ों पे खून में लगा हुआ था, वो उसी तरह से अपने अड्डे से निकला। उसके नज़दीक ही माधव भाई का ऑफिस था, सत्कार होटल के पास। उस ऑफिस में पहुंच जाता है और माधव भाई को कुछ नहीं कहता। उसके अंदर जो कमरे के अंदर एक जो वाश बेसिन बना हुआ था हाथ मुंह धोने के लिए, उसमें से अपने हाथ और मुंह साफ करने लग जाता है जो खून से रंगे हुए थे। अब देखिए, इसी हालात में कोई भी आदमी होगा उसकी क्या हालत होगी। माधव भाई ऐसे बैठा था जैसे काटो तो शायद खून नहीं। एक किस्सा उस ऑफिस का मुझे उस शख्स ने बताया जो उस समय वहाँ पे मौजूद था। उस समय उसकी भी थोड़ी सी नाराज़गी करीम लाला गैंग से चल रही थी, लेकिन बाद में उसने माधव भाई और इनका आजाद पठान का साथ छोड़ के खालिद पहलवान के साथ हाथ मिला लिया। और खालिद पहलवान ने जो एक बार माधव भाई के ऑफिस पे हमला किया तो उसका किस्सा मैं आपको पहले एक एपिसोड में सुना चुका। उनमें एक शख्स जो इंजर्ड हुआ था, दिनेश झाड़िया, उसका भी जिक्र उस एपिसोड में किया था हमने। खैर, तो इस शख्स ने मुझे बताया कि जब ईदुल आला अपने हाथ सिंक में धो रहा था तो माधव भाई के चेहरे पे एक शिकन आ रही थी, एक जा रही थी। वो बंदा जो उस दिन ईदुल आला को जान से मरवाना चाहता था, वही ईदुल आला उसके ऑफिस में आके अपने खून से भरे हुए हाथ साफ कर रहा है। कुछ बोला नहीं, हाथ धोए, उसके टेबल से कपड़ा उठाया, साफ किया और चला गया। ये बड़ा कितना अजीब, फिल्मों में जिस किस्म के हम सीन देखते हैं उस किस्म की बात लगती है। उसके बाद लल्लू, और जब ये जा रहा था खून से हाथ लदे हुए माधव भाई के ऑफिस की तरफ, तो इसको मिल जाता है मजीद एड़ा, वो भी पठान था, वो पठानों का दोस्त था। उसको लगा कि कुछ शायद ईदुल आला को कोई चोट वोट लगी है, तो उसके साथ वो भी हो गया। वो सवाल पूछे कि ईदू भाई क्या हुआ, ईदू भाई जवाब नहीं दे, कुछ बोला ही नहीं कुछ। तो वो मजीद एड़ा भी इस बात का गवाह है कि उसके सामने ये सब किस्सा हुआ। उसके बाद लल्लू, ईदू और इनके कुछ साथी वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उसके बाद ये बात पता चलती है करीम लाला को। ईदुल आला ने नहीं बताया, शायद मजीद एड़ा ने जाके ये खबर करीम लाला को दी कि ऐसे ऐसे ये कारनामा हो गया।
करीम लाला ने फ़ोन उठाया और आज़ाद पठान को और ठक्कर को, माधव भाई को फ़ोन लगाया कि अब तुम ईदू लाला को ढूंढो, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, देखते हैं कौन पहले किसको ढूंढता है। ये करीम लाला की आवाज़ सुन के दोनों का सांस सूख गया। उनको लगता था कि शायद बड़े बाबा, वो सब करीम लाला को बड़े बाबा कहते, बड़े बाबा इस केस में दखल नहीं देंगे, लेकिन बड़े बाबा ने अपने तरीके से वो धमकी दे दी जिनकी इनको कतई आस नहीं थी। आप अब ईदू लाला को ढूंढो, मैं आपको ढूंढता हूँ, देखते हैं कौन किसको पहले ढूंढता है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई इन दोनों के लिए, तो मरने की बात हो गई। खैर आदमी बीच में डाल के फिर वो जो इनकी जो जमात बैठती है उसके थ्रू सीनियर पठान लीडर इकट्ठे हुए। आज़ाद पठान भी पठान था, माधव भाई तो सब पठानों को जानता था। तो इस बात को कुछ शांत किया गया इस शर्त के साथ कि अभी ईदू लाला और लल्लू लाला को इस केस में से जल्दी बाहर निकाला जाए। तो उस केस में 7 गवाह थे पुलिस के केस में। वहाँ से फिर इनको प्लानिंग ये की गई कि अगर आप यहाँ डोगरी में या साउथ मुंबई में कहीं हाजिर होते हो तो उस एरिया के जो क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, वो बहुत सख्त केस बना देंगे, हो सकता है मार कुटाई भी करें। तो एक वहाँ पे उनका दोस्त हुआ करता था खालिद बेकरी वाला, खालिद भाई उसकी बेकरी थी, खालिद बेकरी, उसकी बैंड्रा क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर थे उनके साथ अच्छी बनती थी। तो खालिद बेकरी ने बीच बचाव करके इन दोनों को क्राइम ब्रांच का जो बैंड्रा की यूनिट है वहाँ पे हाजिर करवा दिया। उसके 2-3 कारण होते हैं कि इनिशियल हाजिरी पड़ जाए, एंट्री हो जाए, एक तो एनकाउंटर वगैरह नहीं होता, इस किस्म के मामलों से बच जाता है और सीधा उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और आगे जहाँ केस रजिस्टर होता है उस पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है। तो 3 महीने के बाद इन दोनों भाइयों की बेल हो जाती। लेकिन उसके बाद अब केस खत्म करवाना था। देखिए कितने तेज़ी से कानून हरकत में आता। कुछ महीनों के बाद जब केस बोर्ड पे आता है, सेशन कोर्ट में केस लगता है, मंगलवार को हियरिंग शुरू होती है और शुक्रवार को, बुधवार 2 दिन बीच में, शुक्रवार को जजमेंट भी आ जाती है जो दोनों को बरी कर दिया जाता है। दोनों बरी हो गए। कारण वो जो 7 गवाह थे, 7 के 7 गवाह मुकर गए कोर्ट में अपने बयानात में कि हमने तो उनको देखा ही नहीं, हम जानते ही नहीं कौन है ये, हमने तो वो कत्ल होते भी नहीं देखे, हमें तो पुलिस वालों ने बोला कि जी हमने बयान लिखा आप पढ़ लो और साइन कर दो, हमने तो पुलिस से डर के बयान दिया था, हम तो जानते ही नहीं इनको, यार कानून का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। तो ईदू लाला और वो दोनों बरी होके आ जाते हैं। एक जाते जाते छोटा सा किस्सा आपको ईदू लाला की बात बता दूं। ये वही ईदू लाला है जिसने एक बार जब मुझे जो लिकर माफिया मुंबई का, देसी दारू माफिया, वो मुझे मारने की साजिश रच रहा था। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ईदू लाला हर समय अपने अड्डे पे मौजूद नहीं रहता था। तो मैंने एक 3-4 आर्टिकल की सीरीज़ में पूरा जो लिकर का ट्रेड था उसको एक्सपोज किया था। जितनी गाड़ियाँ आती हैं मैक्सिमम बॉम्बे में एंटर करती थी बाहर से दारू ला के, उनसे बहुत सारी गाड़ियों को मैंने नंबर छाप दिए थे अपने अखबार में, गाड़ी का कलर, गाड़ी का मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर कौन चलाता है, इस किस्म से लंबी चौड़ी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके 3-4 आर्टिकल लगा दिए रोज़। उस बहुत बड़ा एक्शन हुआ, बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ी गई, आदमी पकड़े गए, बहुत दिनों तक धंधा बंद रहा, आधे शहर में दारू नहीं पहुंचती थी। तो ये दारू वालों ने एक मीटिंग की ईदू लाला के ऑफिस में, लेकिन ईदू लाला वहाँ पे नहीं था, उसके अड्डे पे। अब सब वहाँ पे 50-60 बड़े दारू के सप्लायर बैठे हैं जिनका धंधा बंद हुआ पड़ा था, और वहाँ पे डिस्कस करने लगे कि बलजीत परमार को कैसे मारा जाए। उनमें एक अंग्रेज़ था, सरदार जी था साइन कोहलीवाला का, अंग्रेज सिंह उसका नाम था, गोरा था, नाम तो या कुछ और था, उसको
बहुत गोरा था इसलिए अंग्रेज़ कह देते थे। कुक्कू दारू वाला के साथ वो काम करता था। और अंग्रेज़ सिंह ने ये एक फार्मूला बताया कि मुझे मालूम है बलजीत परमार कहाँ रहता है और कितने बजे घर से निकलता है, कब आता है, तो मैं अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दूंगा, उसको गाड़ी के नीचे लेके मार दूंगा। ये बात जब वो बोल रहा था मेरा नाम लेके, तो ईदी लाला बाहर जो गया हुआ था वो आ जाता है। पीछे से वो ये आवाज़ सुन लेता है कि मैं अपनी गाड़ी बलजीत परमार के ऊपर चढ़ा के उसको मार दूंगा। और ईदू लाला ने पीछे से आके एक जोर का थप्पड़ पीछे से अंग्रेज़ के मुंह पे जड़ दिया। और पूरी मीटिंग में एकदम हैरानी हुई कि ऐसा क्या हो गया कि ईदू लाला को इतने गुस्से में पहली बार देखा, इसको इतना ज़ोर से तमाचा मार दिया। अच्छा, आइंदा अगर बलजीत परमार को किसी और ने भी कुछ कर दिया तो तेरा गला मेरे हाथ में होगा। ये धमकी उसको दे दी और सबको बोल दिया कि धंधा आप करते हो, कई बार बंद होता है, दोबारा फिर शुरू हो जाता है, लेकिन बलजीत परमार की इसमें कोई गलती नहीं, उसका काम है। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो आपके इतने दारू बेचेगा क्या आके यहाँ पे? उसका काम उसको करने दो, अपना काम आप करो। सोचो ये कि धंधा वापस चालू दोबारा कैसे करवाना है, उस पर ध्यान दो। बलजीत परमार को मारने की बात भूल जाओ। उसको किसी और ने भी कुछ किया तो मैं ढूंढ लूँगा कितने किया और मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर, ये बात मुझे कुक्कू दारू वालों ने खुद बताई कि भाई साहब आप थोड़ा फिर भी ख्याल रखना, हम तो चलो ईदू लाला की रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन और भी बहुत लोग हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है, वो कहीं चुपके से कुछ करे, आप अपना ख्याल रखा करो। खैर, ये ईदू लाला की कहानियाँ। करीम लाला के साला अभी थोड़े साल पहले उनका इंतकाल हुआ, लल्लू आज भी है। ये कहानियाँ कैसे एक परिवार के अंदर इस किस्म की बातें चल पड़ती हैं और उनका नतीजा क्या होता है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।